हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन होने वाले हैं उसका कंप्लीट का कंप्लीट वन शॉट वीडियो करवाने वाला हूं। अब वन शॉट वीडियो में आपको पता है मैं कंप्लीट रिवीजन कराता हूँ आपका यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का, यूनिट फोर का, चारों यूनिट आपको इसी वीडियो में रिवाइज होने वाली है। ये पीडीएफ है, आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरे जो वीडियो है इससे संबंधित, इस पेपर से संबंधित, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर देख लेना। और साथ के साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट से, तो यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा इसके मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, आपको इसको परिभाषा को बताना है और इसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं आपको इनको स्पष्ट करना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समय के साथ समाज की संरचना, संस्थाओं और संबंधों और मूल्यों में होने वाले बदलाव। मतलब समय के साथ जो समाज में जो संस्थान होते हैं उनमें और जो उनके बीच में संबंध होते हैं और मूल्य होते हैं, उनके अंदर जो बदलाव देखने को मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब यह डेफिनेशन तो ताने घना ही बता देगा, लेकिन देखो मैं समझाऊ क्या सिस्टम है। पहले आपने बड़का होया करता, जना क्यों तो भाई कोई दादो थार दादा ने पूछियो या बात या थार पिताजी ने पूछियो, तो थारे पिताजी और के क्या करता, उनका चाचा काका ताऊ सब कूट दिया करता। फिर आपा पूछा तो अपनी जनरेशन में क्या अपना मम्मी पापा का देखा थाला तो थारा है, तो कया हमारी भी कोई होगी, माला तो भाई जरका दिया करता डमू। उसका बाद में अब आप भाई अपनी जनरेशन आई है, हन का बालक हो रही है, तो अब देखो कि अन्य इतना ज्यादा हमारा कुटी के साथ हो रही नहीं है कोई दर में, मतलब हन प्यार से रखा जाए। तो क्यों है कर, तो पहले समाज के अंदर क्यों है कर, तो कोई भी व्यक्ति है ना वो भी बच्चा ने सुधार दिया कर, तो अगर वो कोई गलती करता तो। और आजकल तो माँ बाप ही रोक टोक कर पाओ। समझ में आ गई। चलो यो दान भी नहीं समझ में आ, तो थारी मम्मी और पूछियो कि पहले हमने इतनी ज्यादा पढ़न दी जाया करती कि थारा बहुत सी मम्मी की ही जो भाई कौन इतनी ज्यादा पढ़ेड़ी क्यों ना, पहले महिला ने इतनी ज्यादा नौकरी कर देता और थारी मम्मी और तो केवल कर दिए होगी, थाली दादी ने पूछ लियो भाई खेगा भाई के बता दिया मान तो करा बाहर ने कौन जान दिया करता है ना। तो भाई बात है, तो होना कौन जान दिया करता, लेकिन आज के टाइम में थे तो सब पढ़ना जा रही हो सारी सारी लड़की और आगे नौकरी भी लागन दी। तो यही है ये कि जो सामाजिक समाज है ना, समाज की जो संरचना है, संस्थान है और जो संबंधी उनके बीच में जो धीरे धीरे बदलाव देखने मिल रहे हैं। पहले आप घर में क्यों है कर, तो घर घर में काका एक बाप एक पिताजी का तीन ओला तीन बच्चा है करता, तीनों तीनों एक जगह रिया करता शादी होने के बावजूद। आजकल वाला के खी आजकल वाला जानते हैं खती मार के लिए तो एक कमरों अलग ही बना दो, मैं तो वो अंदर ही रहा है ना, अलग हो रहे हैं ना अपन, एक न्यूक्लियर फैमिलीज अपनी होती जा रही हैं। तो यही चीज है, यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में लगातार चलती रहती है। तो बदलाव है वो समाज में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और जो ये बदलाव अगर समाज में होता है तो इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तीन चार तो उदाहरण दे दिया मेरे साबुत, हर चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग परिभाषाएं दी गई, जिसमें पहला था मेकाइवर एव पेज। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज के संगठन तथा उसकी संरचना में आने वाले बदलाव है। मेकाइवर एवं पेज ने क्या बताया कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, समाज के संगठन और उसकी संरचना में जो बदलाव होता है, मतलब समाज थोड़ा समाज उसके अंदर के बदलाव देखने मिले संगठन में। अब संगठन क्यों, एकता। पहले यहाँ क्या होया कर, तो भाई बूढ़ सारा का सारा दादा परदादा एक जगह बैठ के जो फैसलों कर दिया करता कि राम स्वरूप बातें हैं कि जो गुलाब जो हाथ है ना, हाथ पे मोर मारे, तो वह सारा का सारा बूट दिए, सारा का सारा हाथ पे मोर मारा करता। और आज को टाइम अया को है हाथ बाप दे रहे हो हाथ पर, बेटो दे रहे हो गुलाब पर, और कोई सो दे रहे हो हाथी पर, कोई दे रहे है पानी की बोतल पे, सब आप आपके साबुत दे रहे हैं। तो यही सामाजिक जो संगठन है जहां पर क्या विचारधाराओं में अब विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, सब आप आपकी इच्छाओं काम करें। समझ आ गया ना। तो ये क्या कहा है मैकवाइजर ने, यही कहा कि समाज का परिवर्तन का अर्थ यही है कि समाज के जो संगठन होता है उसके और संरचना में जो बदलाव देखने को मिल रहा है। अगला क्या है, किक्सक्ले व डेविस, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज की संरचना और कार्यों में होने वाले परिवर्तन है। तो किक्सले डेविस ने क्या कहा है, समाज के परिवर्तन वही है कि समाज की संरचना और कार्य में, देख सीधी बात है मेकाइवर पेज के कई संगठन में और जो संरचना यो के कई कार्य करने की प्रणाली में और संरचना में। कार्य करने की प्रणालियां है भाई, पहले कोई सुख दुख आया कर तो कोई आदमी का सारा सारा भाई गांव एक जगह हो जाया कर, तो सारो समाज एक जगह हो जाया कर, तो आजकल के अरे बड़ंदे काम निकल को ठीक रही हो ओ बोलो डो,
समझो थे। यही समाज का कार्य करने की जो प्रवृत्ति में बदलाव देखने मिल रहे हैं। कुछ चीजें अच्छी भी हैं तो कुछ चीजें बदलाव अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं समाज में। सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? बदलाव एक आप पहले है सार्वभौमिक प्रक्रिया। जीवन में कोई भी चीज हो बदलाव हो, समझ में आ गया? बदलाव होना जीवन में निश्चित है। सामाजिक परिवर्तन हर समाज में होता है, और चाहे वो आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो। तो देखो समाज में परिवर्तन तो सदा ही देखने मिलो भाई। पहले भगवान राम और तीर तीर चलाया करता तन पे है इन्नू जो भाई अपनी पौराणिक कथा ही जिनके अंदर युद्ध करने की प्रणाली समाज में राजा होया करता। आज का टाइम में थोड़ी है राजा, कौन ना कौन नहीं है आज के दिन भाई। पहले क्या होया करते कि आदमी हाथ अपना जो शरीर शारीरिक काम ज्यादा है करता, आजकल मानसिक काम ज्यादा है। तो यही है कि समाज के अंदर बदलाव है वो हमेशा हुए हैं, चाहे आदिम प्राचीन समाज को देख लो या आधुनिक समाज को आप देख सकते हो। अगले वाला पॉइंट है निरंतर व स्थायी प्रक्रिया। परिवर्तन कभी रुकता नहीं, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो देखो भाई बात सीधी सीधी है, समाज में जो परिवर्तन है वो सदैव तो आज भी हो है और काल भी रखो। तो परिवर्तन है वो समाज में हमेशा देखने में लगो। परिवर्तन के छोटे 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 बदलाव मिलकर बड़े बड़े बदलाव का रूप लेते हैं। तो यही है समाज में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं वही आगे जाकर क्या होते हैं, बड़े बड़े बदलाव हैं। कोई एक टाइम आयो जो ज्योतिबाई फुले एक स्कूल खोली छोटी सी महिला के लिए, है ना? और आज देखो सारी महिला शिक्षित होने जा रही है। कितना छोटा प्रयास था, देखो कितना बड़ा हो। तो बहुत छोटी छोटी चीज समाज में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लेके आए हैं। गति में भिन्नता। सामाजिक परिवर्तन की गति हर जगह हर समाज में एक जैसी नहीं होती है। कुछ समाजों में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, जैसे आधुनिक शहरी समाज, जबकि कुछ बहुत धीरे धीरे होता है। हर समाज में देखो गति बहुत अलग अलग देखने मिला है। आप एक छोटा सा उदाहरण दिया, देखो वास्तविकता का पर आधारित है, हम मुंडो फुलाने की जरूरत को नहीं है बात पे। आपने साथ ही चाइना भी क्यों तो विकसित हो जो के बोले आखिर स्वतंत्र हुए तो भारत जिसी हालत थी आज हर चीज में आपला जो नेता ही पर रोनो रोती हैं कि जो हो जनसंख्या बुजुर्ग की हो रही है। जनसंख्या चाइना में भी थी, अपने भारत में कोई नहीं एक्स्ट्रा, है ना? गरीब भी इतना ही पढ़ लो। चीन ने क्या कहा करता, सबसे एशिया को सबसे गरीब देश कहा करता ना। और देशान भी उपमा थी, लेकिन चाइना में भी इतनी गरीबी थी। आज चाइना देख लो और अपना देख लो, कोई ना बताने की जरूरत को नहीं कि क्या हालत है। उठे ही अपने साथ पाकिस्तान भी आजाद हुए थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले 20 साल तक और भारत की इकोनॉमी थे एक बार कंपेयर करके देख लियो, थान बेरो फाड़ जाओ कितो बड़ो अंतर हो। पाकिस्तान कंपेरेटिवली भारत तो थोड़ो अच्छो थो, क्यों थो? क्योंकि भाई कम छोटो देश हो, है ना? पिसा दे दी तो बराबर बराबर ही मिले हाथ धोने। तो यही है कि उस देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी अपने से अच्छी थी, और अमेरिका की सहायता भी मिल जाया करती, भारत ने वहां भी कुछ मिला करती। तो क्यों गो आज के समय देखो, आज भारत से चाइना तो चाइना भारत से बहुत ज्यादा आगे निकल गो, पाकिस्तान पिछड़ गो। तो यही चीज है, कुछ समाज में परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं, कुछ समाज में बहुत धीरे धीरे आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला है अनैच्छिक व अनैतिक। कई बार सामाजिक परिवर्तन अनजाने में और बिना किसी योजना के होते हैं। तो कई बार जो समाज में परिवर्तन हुई ना, बकाया को ही अनजाना मतलब अचानक हो जाए। समझ में आ गई जहाँ कोई कोई कठे कोई जगह ही उठे भूकंप आ गो। अब भूकंप आनो क्यों गो, सब लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त होगी, घर ढहेगा लोगों का। अब वापस घर बनाने में आदमी ने कितना टाइम लागा लागा ना। तो लोग क्यों उठो स्थापित करके और कठे चला गया काम देखना आपको कि भाई कोनिया बोल रहे काम भी कोनी रही और अपना घर वगैरह भी नष्ट होगा, तो उठ्यों चला गया। तो ये क्या था, आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिला। कोई बाढ़ आगो, कोई भूकंप आगो, ऐ की चीज होगी। ठीक है, या फिर कोई क्रांति आ गई, कोई देश में गृह युद्ध आ गो, राजनीतिक रूप से अस्थिरता देखने मिली। तो ये क्या होती है, अनैच्छिक अनैच्छिक व अनियोजित होती है। मतलब जनता की कोई फिक्स डेट को नहीं है ना, कोई ने बेरो है कि भाई जी कहीं हो जाएगा। तो यही है जो कार्य अनैच्छिक व अनियोजित तरीके से हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं काफी बार समाज के अंदर। अगले वाला पॉइंट है जटिल प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें कई कारण होते हैं। तो जो समाज में अलग अलग प्रकार का परिवर्तन देखने मिलना, यह एक बहुत जटिल घटना है। जटिल घटना क्या है, अया को नहीं कि तार आपस में तार अटक रहे हैं, ना ना ना। मतलब समाज में जो बदलाव भाई अलग अलग प्रकार का आदमी मिले। कोई आदमी समझदार है, कोई भोलो है, कोई अनसमझ है ना? कोई सातिर प्रवृत्ति को है, कोई भोलो टाइप को है। तो अलग अलग समाज में लोग होते हैं, उनको समझाने में उनमें बदलाव लाने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए क्या है, ये एक पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया होती है। अगला क्या, मानवीय कारक। सामाजिक परिवर्तन का सीधा संबंध मानव समाज से होता है और ये प्राकृतिक घटनाओं से अलग होता है। तो मानवीय कारक भी वही भाई, कई बार कोई भी घटना होगी, कोई भी समाज होगा, उन बदलाव ले आने के लिए आदमी को हाथ तो जो मनुष्य हो हाथ तो रवै है। तो यही है, इसमें मानवीय कारण भी होते हैं समाज में बदलाव होने के कारण। समझ में आ गया आपको अच्छे से? आप काफी साइकोलॉजी का काफी ठीक ठाक
पेपर होगा ये आपका, तो अच्छे से पढ़ के चले जाना बस आप इसको। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। समाज की प्रगति और विकास के उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। तो समाज की प्रगति क्या होती है और विकास की क्या उदाहरणें होती हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो पहला पॉइंट है प्रगति। प्रगति किसे कहते हैं, इसको पढ़ेंगे अपन। प्रगति का अर्थ होता है बदलाव जो सकारात्मक दिशा में जा रहा हो। प्रगति क्या होती है, समाज में जो बदलाव देखने को मिलता है और वो कैसी दिशा में हो, सकारात्मक दिशा में। बदलाव तो होगा, समाज में बदलाव सदैव होते आए और आगे भी होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, सकारात्मक दिशा में बदलाव देखने को मिलते हैं। ये मूल्य आधारित अवधारणा है, यानी कोई बदलाव समाज के लिए अच्छा माना जाता है तो उसे प्रगति कहते हैं। मतलब समाज में ऐसा बदलाव जो कैसी हो, सकारात्मक दिशा में हो, मतलब सीधी दिशा में चल रहा है एकदम। अब थाने एक मैं बात बताऊं, सकारात्मक बदलाव समाज में क्या है, महिला ने शिक्षित करी गई, समाज के लिए बढ़िया भाई। पुरुषों का बराबर महिला भी काम करे हैं भाई, एक आदमी पर जोर कौन पड़े, दो जना मिलकर कमाई जा, घर पर कमजोर पड़े। सकारात्मक बदलाव है समाज के अंदर। अब क्यों गो समाज में महिलाओं ने आगे बढ़ने को, अब लेकिन साथ के साथ समाज के अंदर जो इससे क्या हो, समाज के अंदर एक को नेगेटिव पॉइंट भी बहुत ज्यादा देखने मिल रहे हैं। कौन सो, एक कानून बनाया गया जिनके है कि जो तलाक को, तो अब क्यों का लोग भाई एक साथ रहने कौन चाह रहे हैं। पहले के वैवाहिक जो रिश्ता था, इन शिक्षा को कोई लेन देन को नहीं, ना महिला चलो ये उदाहरण नहीं छोड़ो और दूसरा उदाहरण दो। हाँ, शिक्षित होने के साथ साथ हमारे समाज में एक बहुत जो बहुत गलत बदलाव क्या देखने को मिला, माता पिता के आदर कम हो जाना। मतलब जय आदमी क्यों होगा समाज में, अब क्या होगा, जो बूढ़ा जो माता पिता हुए ना, उनको आदर सम्मान कम होगा। पहले बूढ़ा आदमी होया करता है ना, जो सासू ससुरा मान लो या फिर जिनका माँ बाप होगा, उनने क्या होया करता, पहले भाई सब आपका मेल जोल के साथ रखा करता और भाई पैसा उनका थाम लिया करता, डंडो लेके रखवा भी लेता। लेकिन आज के समय अपने समाज में क्या देखने मिला है, उनकी इज्जत धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो शिक्षित तो होता चलेगा लेकिन नैतिक रूप से हाँ कम होता चला, तो यह नकारात्मक बदलाव है। तो समाज में जो बदलाव है, प्रगति वही कहलाती है जो समाज में कैसी हो, सकारात्मक दिशा में हो, सकारात्मक तरीके से जो बदलाव देखने को मिले। यह सामाजिक मूल्यों, नैतिकता व मानव कल्याण से जुड़ा होता है। और जो प्रगति होती है वो किससे जुड़ी होती है, जब सामाजिक मूल्य, समाज में जो मूल्य होते हैं उससे जुड़ी होती है, नैतिकता व मानव कल्याण जुड़ा होता है, इसमें इंसान की, मानव की भलाई चीज के लिए जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए बताऊं, शिक्षा का प्रसार, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि को प्रगति माना जाता है। तो जैसे शिक्षा में जो प्रसार हो रहा है, समझ में आ गया, गरीबी में कमी, लोग कम गरीब होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार देखने को मिल रहा है और महिलाओं के अधिकारों में जो वृद्धि और प्रगति हो रही है, ये कैसा है, इसको प्रगति बोल सकते हैं। क्यों, ये जो समाज में जो बदलाव देखने को मिल रहा है कैसा है, सकारात्मक दिशा में जा रहा है, सकारात्मक तरीके से इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ये क्या, ये सभी समाज के लिए बेहतर बनाते हैं और इसका क्या फायदा है, ये सारे के सारे समाज के लिए अच्छाई वाला काम है। विशेषताओं की बात करिए, हमेशा सकारात्मक होती है। तो प्रगति कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का काम करती है। अगले का क्या है, यह नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है। क्या पर डिपेंड करेगा, संस्कारों पे। समझ में आ गया, निर्भर करती है अपने संस्कारों पे, अपने जो नैतिकता, कि भाई अपना माँ आप शिक्षित हो रहे हैं तो एक मतलब ये को नहीं कि आप अपना माँ बाप का सामने बोलना है ना, दो पैसा कमाओ लगा तो यहाँ कोई की घर का की कोई इज्जत ही नहीं हो रही है ना, समाज ना पक्की में समझ ही नहीं रहा, गलत रूप से कार्य कर रहे हैं, नहीं, समाज ने भी अपना साथ लेके चल रहे हैं, माँ बाप ने भी अपना साथ लेके चल रहे हैं। उसका है कि वैचारिक मतभेद है, उसका है कि भाई को नहीं बने, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य है कि आप उन्हें साथ लेके चलना। तो प्रगति वही होती है जिसमें क्या हो, आपकी प्रगति भी देखने मिले, समाज भी आगे बढ़े साथ के साथ। यह दिशा उन्मुख होती है, यानी समाज को बेहतर की ओर लेके जाती है। और इससे क्या फायदा होता है, समाज है वो आगे की तरफ बेहतर बढ़ता है, समाज आगे की तरफ बढ़ने का कार्य करता है। विकास की बात करें, डेवलपमेंट की, विकास एक अधिक व्यापक तटस्थ अवधारणा है। तो जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ये एक प्रकार की क्या है, न्यूट्रल अवधारणा होती है। ये मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों तरह के बदलाव को देखने को मिलता है। तो विकास होती है, इसमें कैसे मात्रात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं और गुणात्मक भी। मात्रात्मक क्या होते हैं, मतलब आगे बढ़ने वाले, और गुणात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से किसी भी चीज को बढ़ने और जटिल होना है। तो विकास क्या होती है, कोई भी चीज है बाकी है, मुख्य रूप से किसी भी चीज को, कोई भी चीज जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जटिल रूप से वो परिवर्तन हो तो दिखाई दे रहा है, वो विकास है। जैसे बौद्धिक रूप से पहले थोड़ा कम सियाना, अब थोड़ा ज्यादा सियाना हो, तो थान बेरो थोड़ी एक ही थे, पहले यहाँ थोड़ी बेरो के थारो IQ 5% हो, अब 5.25 हो, कौन बेरो पाटना, लेकिन अब थान धीरे धीरे महसूस तो हो कि पहले से मेरे अंदर ज्यादा समझदारी आई। तो यह क्या हुआ, यह विकास कहलावा है यह चीज।
उदाहरण के लिए आर्थिक विकास करना, किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। अब कोई भी समाज है, समझ में आ गया आपको? उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी देश है, उसकी जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, तो इससे क्या होगा भाई, लोगों का जेब में ज्यादा पैसा रहने लग जाएगा, है ना? कि लोगों से बात करोगे तो उनके पास गरीबी कम देखने को मिलेगी, आपके आसपास लोगों की प्रगति देखने को मिलेगी। तो यही है, इसको क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। या तकनीकी विकास, तो जैसे तकनीकों अपने क्या कर तो अपना पहले भाई 2015-16 से पहले मोबाइल को कौन नहीं पेर हो। आज का दिन इंटरनेट सस्ता है, मोबाइल हर आदमी के हाथ में है, तकनीकी रूप से हर आदमी जुड़ रहे हैं। तो यही है, इसे क्या कहा जाता है, आर्थिक विकास के नाम से जाना जाता है। जिससे क्या है, कई नई तकनीकियां सामने आती हैं। विशेषताओं की बात करें, ये हमेशा सकारात्मक होती है। तो आपके सामने जो विकास होता है, ये किस प्रकार का होता है, हमेशा सकारात्मक होता है। विकास कैसा होता है, हमेशा सकारात्मक होता है, भी पॉजिटिव होता है। जैसे औद्योगिक विकास से प्रदूषण भी बढ़ता है। सॉरी, विकास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, मैंने गलत बोल दिया इसमें। मतलब जो विकास है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, विकास है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो, औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग लगते हैं, थारे गांव के आसपास कोई उद्योग लागे, कोई फैक्ट्री लागी, तो को क्या हो, थारा आसपास का लोगों रोजगार तो मिलियो, लेकिन उन क्या हो, थारा आसपास का जो खेत ही उन्हें नुकसान भी पूछ गो। समझ में आ गई, कोई सीमेंट की फैक्ट्री लगी, तो आसपास क्यों हो, थारा जो खेती उठे भाई धूल उड़ के जा रही है, बीमारियां देखने मिल रही हैं, भूजल स्तर कम हो रहा है, पर्यावरण को प्रदूषण देखने मिल रहा है। तो यही है, औद्योगिक विकास के साथ साथ क्या होता है, लोगों में रोजगार बढ़ता है, लोगों के पास पैसा तो आता है, लेकिन इससे प्रदूषण भी बढ़ता है। अगला क्या, यह एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। तो ये क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जटिल और बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो इसमें क्या होती है, धीरे धीरे इन कई फैक्टर काम करें। समझ में आ गया आपके सामने? कोई भी चीज बहुआयामी होती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें बहुत सी चीजें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। अगला क्या, ये मात्रात्मक है, जैसे जीडीपी को बढ़ना। गुणात्मक क्या होती है, जैसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना। जैसे जीडीपी का बढ़ना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना, ये दोनों के दोनों देखते हैं। निष्कर्ष यही है, प्रगति और विकास दोनों में बदलाव होता है, लेकिन प्रगति हमेशा एक बेहतर भविष्य की ओर दिखाई देती है। तो प्रगति के दिखाई दे है, प्रगति अपना क्या दिखाई दे रही है, कि प्रगति है वो हमेशा सकारात्मक, दुनिया में ही के बदलाव देखने मिले हैं, दुनिया में ही क्यों है, कोई भी चीजों में बदलाव देखने मिले, लेकिन प्रगति सकारात्मक हो है, और जो विकास है वो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरीका से देखने मिल सके है। अगला है, जबकि विकास एक बदलाव है जो जरूरी नहीं हमेशा अच्छा हो। जबकि जो विकास क्या है, वो जरूरी नहीं कि आपका अच्छा हो, उसमें बदलाव भी देखने को मिलते हैं। एक विकसित समाज वही है जिसमें विकास के साथ साथ प्रगति हो। तो एक विकसित समाज वही होता है जिसके अंदर क्या हो, आपके सामने विकास के साथ साथ प्रगति भी दिखाई दे। तो यही था आपके सामने, मैंने कंप्लीट का कंप्लीट करा दिया है, आपको अच्छे से इसको पढ़ के चले जाना है। अगले वाले यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 3 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था, उस पर अपने को क्या करनी है, चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकतावाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म और वर्ग सिद्धांत पे, वर्ग संघर्ष पे आधारित है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दो सिद्धांत दिए गए समाज से संबंधित, पहला था ऐतिहासिक भौतिकतावाद और दूसरा क्या था, वर्ग संघर्ष। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दो सिद्धांत दिए गए। कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज का विकास किसी विचार या व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक परिवर्तनों के कारण होता है। तो कार्ल मार्क्स का क्या मानना था, कि समाज में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है, कोई विचार या व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों। और सीधी सीधी पिस्सा की बात करी भाई जी, बोले इम ना तो कोई आदमी को लेनो देनो, ना कोई समाज को लेनो देनो, परिवर्तन क्यों हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है आर्थिक, मतलब पिस्सा का वजह से ये बदलाव देखने मिल रहा है। मतलब पैसों में, धन दौलत में अगर बदलाव देखने को मिल रहा है, आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो यही है कि उस समाज में उसकी जो विचारधारा है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या है, सिद्धांत के मुख्य बिंदु। तो इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या होते हैं, सबसे पहला है उत्पादन के साधन। तो मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, हर समाज का आधार उत्पादन के साधन होते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने क्या माना, कि समाज का दो आधार होता है, वो क्या होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, कि भाई आप कैसे कैसे चीजों का उत्पादन कर रहे हो, उस हिसाब से देखने को मिलते हैं। जैसे जमीन, मशीनें, फैक्ट्रियां होती है। तो कार्ल मार्क्स ने ये बताया कि समाज का जो आधार होता है उसमें कैसी कैसी चीजों को आप उत्पादित करते हो, कैसे चीजें उत्पादित होती हैं, उस सब चीजों पर ज्यादा निर्भरता होती है। जैसे जमीन हो गई, मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, उन सब चीजों पर ज्यादातर चीजें निर्भर करती हैं।
जो लोग साधनों पर नियंत्रण रखते हैं वे शासक वर्ग में आते हैं। देखो सीधी सीधी बात है, ऐ भी नहीं समझ में आता हो ऐ समझा दूं। पहले आप टाबर पर हम क्रिकेट खेलिया करता तो जी भाई कन बैट होया करते और गिंडी होया करती। गेंद तो कोई भी लिया तो, लेकिन जिकन बैट हो तो वो आपको अलग ही रुतबो दिखातो। मैं कहता कि भाई सबो पहले कि तो मैं खेलूंगा, नहीं भाई ऐ है कि मैं टॉस लूंगा, मैं खिलाड़ी सबो पहले लूंगा, रहतो ना को रुतबो। तो यही बात कार्ल मार्क्स कही है। कार्ल मार्क्स के कही है, जो समाज में जिस आदमी के पास जमीन होगी, जमींदार होगा भाई, मशीन होगी, फैक्ट्री लगाऊंगा, वो क्या आदमी रखो वो समाज पर डायरेक्ट नियंत्रण करो। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, बहुलत है, बहुतायत में हर चीज की उसके पास क्या है, कंट्रोल रखो, समाज को नियंत्रण रखो चीज पे। भाई दो पिसड़ आदमी है, 2 रुपया ब्याज पर कोई दे रखा है, और वो कोई आदमी ने ब्याज दे रखा है, कहते कि एक काम कर रामलाल तुम्हारे घर हाँ आए, और ये छोटो सो काम करके जाए आनू पड़ जा भाई कई बार आदमी खेत में। समझ में आ गया ना? तो यही है कि समाज में जिस व्यक्ति के पास जमीन, मशीनें और फैक्ट्रियां होती हैं, उसको किस वर्ग के नाम से जाना गया? उसको शासक वर्ग के नाम से। तो इसको किस वर्ग के नाम से जाना जाता है? शासक वर्ग के नाम से जाना जाता है, रूलिंग क्लास के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला पॉइंट है आपका आर्थिक संरचना का महत्व। कार्ल मार्क्स का मानना था समाज की आर्थिक संरचना ही उसके धर्म, राजनीति व संस्कृति सबसे ऊपरी संरचना, सुपर स्ट्रक्चर को आधारित होती है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या माना? समाज की जो आर्थिक संरचना होती है, समाज की जो संरचना होती है, उसमें धर्म, राजनीति और संस्कृति सबसे ऊपर है। मतलब थे देखो सीधी सीधी बात है, ज्यादा क्या नहीं बात करो, धर्म है हर चीज पर नियंत्रित करे। कोई भी बात हो, जठे धर्म की बात आ गई, सारा मुद्दा पीछे छूट जाएगा, धर्म सब ऊपर आ जाओगे। सीधी बात है ना? अगले वाला क्या है? राजनीति। कोई भी चीज हो उठे राजनीति घुस जाओ, पास सब क्या को बेड़ो गर्क हो जाओ, हो जाए ना उठे के आपको मुद्दों ले आऊंगा और आपको बोल ले आएंगे और कदे किमी करेंगे और सब क्या को के तो फायदो जगो चीज के नुकसान हो जाओ। तो राजनीति है। अगलो संस्कृति, भाई अपनी पहचान है। जैसे एक बात बताओ, आपने कोई गांव में, कोई दो गांव में, गांव में भी क्यों बात करो थे, अभी थोड़ा सा दिन पहले एक मुद्दो चल रहा था, भाषाड़ो मुद्दो है ना, महाराष्ट्र में मराठा भाषा वाला चल रहा था। तो लोगों में बाकी पास संस्कृति पे कि भाई मान तो हमारी संस्कृति अपनानी है, मान तो हमारी भाषा बोलनी है, मैं तो दूसरी को नहीं बोलना, मैं तो कौन बोला हिंदी, कौन बोलना क्षेत्रीय भाषा, कौन बोला। भाई यह चीज गलत है। इंसान ने देखो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, यह अच्छी चीज है, लेकिन अया भी कोनी कि आप दूसरा को एकदम के करा आदरी कौन करा। तो यही है, धर्म, राजनीति और संस्कृति जैसी जो संरचनाएं होती हैं, ये समाज में सबसे ऊपरी हिस्सा रखती हैं। अगर ये समाज में यही सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं, ज्यादा दूर क्या देखो, वोट देने ज्यादा आदमी यही टटोला कौन सो अफलू कठेसी है माटी यहाँ बुझान के देखा दो बरी भी है उनने। समझ में आ गया ना आपको? तो यही चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा आपके डिपेंड करती हैं। वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स ने कहा हर समाज के दो मुख्य वर्ग होते हैं। तो कार्ल मार्क्स के बताइए समाज में दो मुख्य वर्ग पाए जाए। पहला कौन सा होता है? बुर्जुओ। बुर्जुओ कौन होता है? ये वो लोग होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, समाज में वह लोग जिनके पास उत्पादन करने की क्षमता है। मान ले कोई पन्या, आज के समय तो सब कन के खेत हैं, लेकिन पहले को नहीं होया करता। तो जी आदमी कने 1000-2000 बीघा का खेत होया करता है, पूरा पूरा गांव एक आदमी जमींदारी में संभाला करता हो, तो वो सारा गांव ने आप ही कंट्रोल में करेगा को नहीं। क्यों भाई, हर आदमी रोजगार चाहिए, रोटी तो सबने खानी ही, पेट तो सबने भरना है। तो यही है, जिस इंसान के पास क्या होता है, उत्पादन के साधन होते हैं, या फिर कोई फैक्ट्री को मालिक हो या कोई सरकारी नौकरी लगे तो सब जी जी करिए उनका घर करे ना। क्यों करी? क्योंकि उसके पास उत्पादन करने का साधन है, उसका आत्म के अधिकार है। तो इसको कार्ल मार्क्स ने क्या माना? बुर्जुआ के नाम से जानना है। अगला क्या? सर्वहारा। अच्छा, सर्वहारा लोग कौन होते हैं? वे लोग होते हैं जो अपनी मेहनत बेचते हैं, मतलब मजदूरी करी, जो मजदूर वर्ग वो है। इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो जो सर्वहारा कौन होते हैं? जो मेहनती हुए हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, मजदूर वर्ग ने सर्वहारा बोलिया, और जो फैक्ट्री को मालिक है उनके बोलो बर्जुआ बोला। इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इसी को क्या कहा गया? वर्ग संघर्ष कहा गया। भाई सीधी सीधी बात बताऊं थारा अहिया समझ में नहीं आवत थे कि करो, थारा खेत है 50 बीघा, और थे 10 लोग लावणी करने के लिए लिए। सीधी बात है, ठीक है। अब थे के चाहो कि कहीं भी ये जो लावणी करनी है रगड़ लिया, जो सारी की सारी लावणी 5-10 एक दिन में रगड़वा दिया। यही चाहो ना, सब आदमी यही चाहो, थे को नहीं मैं हूँ चाहे थारो और कोई को गनो धर्मात्मा आदमी, वो भी यही चाहो कि जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, जितो काम करे उतना कम ही है। तो यो क्या है, जो थे हो, जो मालिक हो ये 50 बीघा जमीन को, थे के हो बर्जुआ हो, और जो ये 10 जो लोग मजदूरी करना रहे, मजदूरी करना रहे, ये के ही सर्व आ रही इन प्रोटेलेटा का प्रोलेटिएट कहे थे।
समझ में आ गया आपके सामने? तो ये क्या होता है भाई, हमेशा जो मालिक होता है वो चाहता है कि मजदूर है वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, ताकि वो क्या कर सके, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इंसान, जो आपके सामने जो बुर्जुआ हैं, ये यही चाहते हैं कि वो उसका जितना मेहनता ना बनता है। भाई एक बात करो, 10 बीघा 10 दिन काम कर थारे लावणी करने वाला आदमी ब कमो कम थार के लिए मान लो 2 लाख रुपया को गेहूं काट के गया, बाजरो काट के गया, तो उनने थोड़ी थे 2 लाख रुपए की मजदूरी दोगा, कौन दो ना, या 50,000 रुपया को वह काम करो वो कौन देगा, थे तो कोशिश करो, थारी की कोशिश रहेगी अगर ये 50,000 रुपया को काम करे तो कया ना 30,000 में सल्टा दे, हाँ इनमें भी 20,000 रुपया काट लिया। समझ में आ गया ना? तो इसी के बारे में इसने क्या कहा है, इसने कार्ल मार्क्स ने बताया कि कभी भी जो मालिक वर्ग होता है वो अपने जो मजदूर होते हैं उसको पूरा पैसा नहीं देता है। इसी को क्या कहा जाता है, अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। ये सब चीजें बताई हैं कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में। वैसे भी अगर सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हो तो आपको ये सब पता होंगी। क्रांति की बात करें, मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि क्रांति संघर्ष का एक दिन इतना बढ़ जाता है, तो ये जो दो लोग हम संघर्ष चाह रहे हैं मजदूर और मालिक के बीच में, ये सदैव चलते रहे और एक टाइम में आवाज इतना बढ़ जाए कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति कर देता है। मतलब जो मजदूर वर्ग है ये फैक्ट्री के खिलाफ क्या करती है, आपके सामने संघर्ष करती है, मजदूर है वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति लाती है। इस क्रांति के बाद एक ऐसा समाज होता है जहां कोई वर्ग नहीं होता है और उत्पादन का साधक समाज के सभी लोगों के होगा। और एक फिर ऐसा समय आता है जहां कोई वर्ग नहीं होता है, ना कोई मजदूर रहता है, ना कोई मालिक रहता है, सबके पास शक्तियां अपने हाथों में आ जाती हैं और उत्पादन साधन समाज के सभी लोगों के हो। मतलब जो 50 बीघा जमीनी बात 10 जना बटी, समझ आ गई, थारे भी 11 जना एक थे भी तो सब में बटी एक तरीका, उदाहरण के रूप में बता रहे हो एक संघर्ष होना का बावजूद। कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत यह होगा कि समाज का विकास रैखिक होगा, लीनियर होगा, बल्कि वर्ग संघर्ष और आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले बदलावों के कारण होगा। मार्क्स ने यही बताया कि जो बदलाव देखने को मिलेगा सकारात्मक देखने को मिलेगा, और ये किसके वजह से होगा, आर्थिक परिस्थितियों, जो आर्थिक रूप से जो बदलाव देखने को मिल रहा है समाज में, इसके कारण ये बदलाव देखने को मिलेगा। यह आपके सामने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 के 4 नंबर प्रश्न की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल कंट्रोल की जो यूनिट है, इसमें क्या है, समाज नियंत्रण की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो समाज पे नियंत्रण होता है वो क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। सामाजिक नियंत्रण की बात करें, उन तरीकों और संसाधनों को कहते हैं जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण उन तरीकों और साधनों को कहा जाता है जिससे क्या होता है, समाज में जितने भी लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके व्यवहार में नियंत्रण होता है, उनको नियंत्रित किया जाता है, जिससे पूरे समाज में व्यवस्था, स्थिरता व सामंजस्य बना हो। और इससे क्या हो, जो सामाजिक पूरी व्यवस्था है और इसमें क्या हो, सामंजस्य बना रहे और स्थिरता बनी रहे। समझ में आ गया आपके सामने कि पूरा सामाजिक व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रहे और उसमें स्थिरता देखने को मिले। यह ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक मापदंडों और मूल्यों पर लागू होती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के अलग अलग प्रकार के जो मापदंड होते हैं और मूल्य होते हैं उन पर लागू होती है। परिभाषा की बात करें, ये रॉस ने क्या बताया, सामाजिक नियंत्रण उन तरीकों और साधनों का समूह है जिनके द्वारा समाज अपनी स्थिरता एवं व्यवस्था को बनाए रखता है। तो सामाजिक जो नियंत्रण है वो क्या है, उन तरीकों और साधनों का एक समूह होता है जिनके द्वारा समाज क्या होता है, अब उन स्थिरता एवं व्यवस्था है वो बनी रहती है। तो समाज में क्या, स्थिरता भी बनी रहेगी और समाज में जो व्यवस्था है वो भी बनी रहती है आपके सामने। मेकाइवर और पेज ने क्या बताया, सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो मेकाइवर और पेज ने यही बताया कि सामाजिक नियंत्रण वही प्रक्रिया होती है जिससे समाज में सामाजिक व्यवस्था स्थापित होती है। जो समाज में आज के समय अपन जो व्यवस्था देखते हैं, ये जो जिस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाले बताएं, समाज के नियंत्रण करने के प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, किसके द्वारा, फ्रॉम सोशल कंट्रोल, लोगों के द्वारा नियंत्रित करके। इसमें वो साधन होते हैं जो राज्य और समाज द्वारा जानबूझकर बनाए जाते हैं। मतलब का जो नियम बनाए गए, जैसे सुबह उठ के अपना माँ बाप ने राम राम बोलनी चाहिए, है ना, अपन समाज में बाहर न जाओ जहाँ राम राम बोलना, कोई लिखेड़ा थोड़ी कोई किताब हम। दूसरी बात कि अपना माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, अपना अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, आप जो घर को खानों में ज्यादा योगदान देना चाहिए, ब्याह शादी करने का एक नियम बनाए गए हैं, समाज में रहन सहन का एक नियम बनाया गए, हर चीज का एक नियम है ना, खान पान का, कपड़े पहनने का, हर तरीका बनाया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये वो साधन होते हैं जो राज्य व समाज द्वारा जानबूझकर किए जाते हैं। मतलब नहीं चाहते हुए भी, अब अपन नहीं चाहते हुए छोटा कपड़ा थोड़ी पहनना, कौन पहना, पटेट जींस पर आज ही घर का करते तोड़ गिरी अपनी,
तोड़ गई रही ना। क्यों? क्योंकि ये समाज के द्वारा जानबूझ के थोपा गया है, क्योंकि हमारी सामाजिक संस्कृति, भौगोलिक परिस्थितियों और अलग अलग प्रकार के जो मापदंड है उन पे आधारित रखकर ये बनाए जाते हैं। काफी बड़े स्पष्ट होते हैं, लिखित होते हैं और कठोर भी होते हैं। उदाहरण के लिए कानून, देश का संविधान, कानून और नियम जो सभी नागरिकों पर लागू हो। तो कानून बनाए गए, है ना, कि भाई अगर कोई आदमी चोरी कर तो पकड़े जाओ, मर्डर कर तो पकड़े जाओ, कोई आदमी गलती कर तो पकड़े जाओ, तो ये धारा लग गई और इतनी साल की उन सजा उसका है। तो यही है, देश के संविधान, कानून और नियम जो क्या होते हैं सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। पुलिस और न्यायालय, ये कानून को लागू करने वाली संस्थाएं होती हैं। तो पुलिस और जो न्यायालय होते हैं ये क्या कौन होते हैं? ये कानून को लागू करने वाली संस्थाएं होती हैं, जो क्या करती हैं, जो अलग अलग प्रकार का जो कानून लागू होता है उसको लागू करने वाली संस्थाएं हैं। विद्यालय और सेना, ये सभी औपचारिक संस्थाएं हैं जो अनुशासन और नियमों को पालन करना सिखाती हैं। तो विद्यालय और सेना कौन होती हैं? ये औपचारिक संस्थाएं होती हैं जो अनुशासन और नियमों को पालन करना सिखाती हैं कि हमें किस तरीके से समाज में रहना चाहिए, किस तरीके से नियम कायदों व अनुशासन को, डिसिप्लिन को मानना चाहिए। अगला क्या है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। इसमें वे साधन शामिल होते हैं जो समाज में स्वतः और स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। तो आपके सामने जो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, इसमें वे साधन होते हैं जो समाज में क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से होते हैं। जैसे अलिखित, खर्चीले व अधिक प्रभावी। जैसे समाज में जो रीति रिवाज देखने मिले हैं ना, वह कौन सा है? अनौपचारिक हुआ है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हुआ है। उदाहरण के लिए बताऊं, रीति रिवाज और परंपराएं, ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं कि जैसे अपन बड़ों का सम्मान करेंगे, कैसा खान पान रहेगा, इसको क्या बोला जाता है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के नाम से जाना जाए। ये लिखा हुआ को नहीं हुआ है, अस्पष्ट को नहीं हुआ है भाई, कोई किताब में थोड़ी लिख रखा है। कानून तो संविधान में लिख रखा है, फॉर्मल चीज में, तो इनफॉर्मल के इकट्ठे कौन लिख रखी? धर्म व नैतिकता, ये हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म और नैतिकता हमें क्या बताती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। इसमें क्या है? आपके सामने धर्म और नैतिकता होती है। अगला परिवार और समुदाय, ये हमें सामाजिक मापदंडों को पालन करना सिखाती हैं। तो आपके सामने ये हमें क्या सिखाती हैं? समाज में कौन से मापदंड होते हैं जिनको हमें पालन करना चाहिए पूर्ण रूप से। इसको क्या कहा जाता है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। जनमत व सामाजिक दबाव, समाज में गलत काम करने पर लोग सामाजिक दबाव महसूस करते हैं। तो भाई अगर ये जो नियम बनाए रह जाए कि मान लो कोई आदमी अपना माँ बाप की इज्जत कौन करे, तो उनसे कह दी कि भाई वो तो कोई नहीं, कोई समाज में बनाया नियम कायदा को नाम कौन करे, तो इससे क्या समाज को दबाव बना उस चीज पे। निष्कर्ष की बात करें, औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के सामाजिक नियंत्रण व सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो औपचारिक व अनौपचारिक दो प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, दोनों ही समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या होती है? जरूरी व आवश्यक होती है। तो यह आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। धन्यवाद। पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ी हुए को जरूर से पढ़ के चले जाना।